आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि अब पेपर पास आने वाला है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंडियन लॉजिक, जहाँ पे मैंने फुल कवरेज किया है इंडियन लॉजिक का अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे रिसेंटली पूछे गए हैं। और इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चे छोड़कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है एंड यू नीड दैट कॉम्पिटिटिव एज, अगर आपको वो कॉम्पिटिटिव एज चाहिए तो आपको इंडियन लॉजिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन लॉजिक से एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और रिसेंट टाइम्स में इंडियन लॉजिक का जो वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टार्टिंग विद थ्योरी ऑफ नॉलेज, देखिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। द वेरी फर्स्ट इज प्रमाता, विच इज द नोअर, प्रमाण द मीन्स, एंड प्रमेय द ऑब्जेक्ट। यानी प्रमाता प्रमाण को अप्लाई करता है और रिवील करता है प्रमेय को। ठीक है, ये देखिए ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है। प्रमाता द नोअर जो जानने योग्य है, प्रमाणा इज द मीन्स जिसके द्वारा जाना जाता है, एंड प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में जानना है। सो द संस्कृत वर्ड प्रमाण मीन्स बोथ प्रूफ एंड द मीन्स ऑफ नॉलेज। सो प्रमाण का मतलब क्या है? प्रूफ भी है और एक मीन्स ऑफ नॉलेज भी है। बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। ठीक है, सो प्रमाण का मतलब क्या हुआ? प्रूफ। इट इज अ वैलिड मेथड बाय विच वन कैन अराइव एट एक्यूरेट एंड सर्टेन नॉलेज। इसको एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या एक वैलिड मेथड माना जाता है जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। So Praman is an epistemological term in Indian and Buddhist philosophies referring to the means by which a person obtains accurate and valid knowledge. तो जब भी कोई इंसान accurate या valid knowledge obtain करता है, वो जो means use करके obtain करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रमाण बोलते हैं। The ultimate aim is to attain prama, which is correct, valid knowledge that corresponds to reality. प्रमाण का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? टू अटेन प्रमा। प्रमा क्या होता है? प्रमा मीन्स वैलिड नॉलेज। सो वैलिड नॉलेज अटेन करने के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं या हम जिस मीन्स के थ्रू वो वैलिड नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाण। अब देखिए, प्रमा is the valid knowledge and praman is that source of valid knowledge. So Nyay school of logic believes that a valid knowledge should satisfy three conditions. ठीक है, न्याय स्कूल के हिसाब से हम लोग इंडियन लॉजिक में जो भी पढ़ेंगे हम न्याय स्कूल के हिसाब से पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, हमारे पास वैशेषिक का स्कूल होता है, हमारे पास योग फिलोसफी है, हमारे पास सांख्य स्कूल होता है। लेकिन हमने जो भी पढ़ना है हमने न्याय स्कूल के हिसाब से पढ़ना है। तो न्याय स्कूल के हिसाब से तीन कंडीशंस होती हैं फॉर अ वैलिड नॉलेज जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज असमदिग्धा। असमदिग्धा का मतलब दैट नॉलेज इज बेस्ड ऑन फर्म बिलीफ। आप जो सोचते हैं, आपका जो बिलीफ है वो बोलते हैं ना अटूट विश्वास, उसके ऊपर नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं असमदिग्धा। द सेकेंड इज यथार्थ। यथार्थ का मतलब ट्रूथफुलनेस। नॉलेज इज ट्रू व्हेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज द वन कैरेक्टराइज्ड टू दैट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एक एप्पल बनाया है और मैंने बोला है कि एप्पल रेड कलर का होता है और आपको एप्पल रेड कलर का एक्चुअली दिख रहा है, सो दैट इज यथार्थ। यानी जो मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जो एप्पल इस शेप का होता है, एप्पल रेड कलर का होता है, एप्पल मीठा होता है, तो आपको वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस ऑब्जेक्ट में दिख रहे हैं ना, सो दैट इज यथार्थ। देन थर्ड इज अनुभव। अनुभव मतलब दैट नॉलेज मस्ट बी प्रेजेंटेशनल इन कैरेक्टर। अब हमारे पास 6 प्रमाण होते हैं या फिर 6 सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान, थर्ड इज उपमान, शब्दा, फिफ्थ अर्थपति एंड सिक्स्थ इज अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? परसेप्शन, जो हम देखते हैं। अनुमान इन्फरेंस, उपमान कंपैरिजन, शब्दा इज टेस्टिमोनी, अर्थपति इज इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि इज नॉन एप्रीहेंशन। आपको हिंदी में प्रमाण तो पता होनी ही होनी चाहिए, पर आपको इसके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो भी पता होने चाहिए कि हम शब्द को क्या बोलते हैं, अर्थपति को क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि को क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष अनुमान।
सॉरी, प्रत्यक्ष प्रमाण। सो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट परसेप्शन है, हम जो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हम सेंस कर रहे हैं, सीइंग विद वंस ओन आईज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एज अ मींस ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। जो हमें साफ साफ दिख रहा है अपनी आंखों से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। It is the most fundamental praman as it is the basis for all other forms of knowledge. बाकी जितने भी other forms of knowledge है, उनके लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, it acts as a foundation, it acts as a fundamental. We acquire knowledge of external world through five sense organs जैसे eyes, ears, nose, tongue and skin. तो ये आता है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया? परसेप्शन, जो हम देखते हैं। अब हमारे पास दो तरीके के प्रत्यक्ष होते हैं। पहला होता है निर्विकल्प, दूसरा होता है सविकल्प। निर्विकल्प क्या हुआ? जैसे आप एक रूम से गुजर रहे हैं, ठीक है, वहां पे रूम में एक टेबल पड़ा है, ठीक है, और टेबल के ऊपर फोन पड़ा है। आप यहाँ से गुजरे, बस आपने देखा एक फोन पड़ा और आप निकल गए, ठीक है। आप अपने रूम में गए, वहां पे लेट्स से आपकी मम्मा बैठे थे। आपकी मम्मा ने बोला कि क्या तुमने फोन पे मेरा क्या तुमने टेबल पे मेरा फोन देखा है? तो आप क्या बोलोगे? आप दोबारा से जाओगे, ठीक है, आप उस फोन को उठा के चेक करोगे, उसका कवर चेक करोगे, उसका वॉलपेपर देखोगे कि क्या ये मम्मा का फोन है। पहले आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक ऊपर ऊपर से नजर मारी थी कि एक फोन पड़ा है। वो क्या होता है? निर्विकल्प। दैट इज निर्विकल्प, इट इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, यानी नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यू वर नॉट अवेयर, बस आपने देखा फोन और आप चले गए। पर जब मम्मा ने पूछा कि क्या वो मेरा फोन था, आप दोबारा आए, आपने उसके फीचर्स देखे, आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, आपने उसका कलर देखा, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सविकल्प, विच इज सेकेंड स्टेज। यानी आपने उसको अच्छे से जज किया और फिर आपने बोला नहीं मम्मा, वो किसी और का फोन था, वो दीदी का फोन है, वो भैया का फोन है, ठीक है। अगर मम्मा का होगा तो आप बोल दोगे हाँ मम्मा आपका फोन था। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। द वेरी फर्स्ट इज निर्विकल्प, जहाँ पे आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हो, यू आर नॉट अवेयर फुली। एंड सविकल्प क्या होता है कि आप इन डेप्थ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, उसके स्ट्रक्चर देखते हो, उसके जो भी फीचर्स हैं आप वो सब देखते हो और फिर आप उसको अच्छे से जज करते हो। अब जो हमारा प्रत्यक्ष होता है, देर आर टू वेज ऑफ नोइंग। द फर्स्ट इज अनुभव, द सेकेंड इज स्मृति। अनुभव का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है। जैसे आप अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हो, स्मेल, टच, साइट, साउंड एंड टेस्ट। तो आप जब अपने फाइव सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हो, यू आर एक्चुअली, मतलब आप डायरेक्टली अनुभव कर रहे हो, ठीक है, यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट डायरेक्टली यूजिंग योर सेंसेस। देन द सेकंड इज स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी बेस्ड, ठीक है, यानी रिकॉलिंग पास्ट परसेप्शन। जैसे आपने कोई टेबल देखा, अब आपने वो टेबल, लेट्स से आप किसी होटल में गए, आपने वहां पे बड़ा सुंदर सा टेबल देखा, मतलब एक ऐसा आई कैचिंग टेबल, ठीक है। अब आप कहीं और गए, आप किसी दुकान पे गए, आपको वो सेम टेबल दिखा, तो आपको एकदम से ध्यान आएगा कि ये मैंने उस होटल में देखा था, ठीक है। तो ये होता है स्मृति, यानी कि आप पास्ट परसेप्शन के बेसिस पे आप एक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर आता है हमारा अनुमान, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमाण। अनुमान से बहुत सारे क्वेश्चंस आते बाकियों से भी है, बट अनुमान से ज्यादा आते हैं। सो अनुमान, इट इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज दैट फॉलोज सम अदर नॉलेज। अनुमान, अनु का मतलब होता है आफ्टर और मान का मतलब होता है इन्फरेंस, ठीक है। सो आफ्टर फॉलोइंग सम अदर नॉलेज, आप जो इन्फर कर रहे हैं, दैट इज अनुमान। सो यू सी स्मोक ऑन अ डिस्टेंट माउंटेन एंड इन्फर दैट देयर मस्ट बी फायर। आपने पहाड़ी पर धुआं देखा, जब आपने धुआं देखा तो आपने इन्फर किया कि पहाड़ी पर आग लगी है। राइजिंग फ्रॉम अ स्मोक, दिस इज स्मोक, smoke rising from a distant hill, we infer that there is fire, क्योंकि जहां धुआं होगा वहां आग होगी ही होगी। So this is the knowledge gained through logical reasoning. It involves moving from observed fact to an unobserved conclusion. आपने क्या देखा? धुआं। आपने unobserved conclusion क्या था? कि वहां पे आग लगी है। So a valid means of knowledge that goes beyond sensory perception to reach a new conclusion from observation and previous truth by applying reasons, ठीक है। आपको पता है, आपने कहीं देखा होगा कि जहाँ पे धुआं होता है वहां पे आग लगती है। तो जब आपने पहाड़ी पे धुआं देखा तो आपने इन्फर किया कि पहाड़ी पर आग लगी हो। देखिए,
ये हिल है, ठीक है, ये धुआं है और ये आग है। अब हमारे पास अनुमान में ना 3 टर्म्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और मतलब बहुत बच्चे इसी इन्हीं टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए उनको समझ ही नहीं आता है। द वेरी फर्स्ट इज मेजर टर्म। मेजर टर्म को हम क्या बोलते हैं? साध्य, जो क्या है? फायर, आग। फिर आता है माइनर टर्म। माइनर टर्म इज पक्षा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? वो हिल हो गया, हिल इज द माइनर टर्म। एंड देन वी हैव मिडल टर्म। मिडल टर्म को हम बोलते हैं हेतु या फिर लिंगा, जो कि क्या है? स्मोक है। सो साध्य, पक्षा एंड हेतु आर द 3 टर्म्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फरेंस। दे कॉरेस्पॉन्ड रफली टू मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म्स। अब आता है हमारे पास व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति इज द इनवेरिएबल concomitants between middle and major term। मिडल टर्म क्या है हमारी? मिडल टर्म है हमारी हेतु, विच इज स्मोक। और मेजर टर्म क्या है हमारी? साध्य, विच इज फायर। तो जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी ही होगी। दिस इज एन इनवेरिएबल रिलेशन, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। सो दिस इज द व्यक्ति। सो व्यक्ति इज इनवेरिएबल एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल भी है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अनकंडीशनल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्य। इट इज द यूनिवर्सल रूल दैट मस्ट बी नोन प्रायर टू द इन्फरेंस, यानी वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी ही होगी। दिस इज द व्यक्ति। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 का। In the light of न्याय syllogism, which of the following statements are correct? साध्य is the major term, correct है। लिंगा is the minor term, incorrect है। क्यों? क्योंकि लिंगा is the middle term। हेतु is middle term, correct। पक्षा is minor term, correct। अनुमान is the inferential knowledge, correct। तो B को निकाल देंगे, A C D E, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया है, व्यक्ति, लिंगा, साध्य एंड पक्ष। हमें पता है लिंगा क्या होता है हमारा? रीजन, ठीक है। बी का 3, जब बी का 3 किया एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्ति इज द यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस, ए का 4th। चलो जी, बाकी 2 भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, सॉरी सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान। ये सुना आपने बहुत बार, फून, है ना। फून क्या हो गया? प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्याय एंड निगमन। प्रतिजना का मतलब क्या है? प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। हेतु इज द रीजन, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, उपन्याय मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एंड निगमन क्या हो गया? कंक्लूजन। अब देखिए प्रतिजना, द हिल हैज फायर, ठीक है, पहाड़ी पर आग है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, द हिल हैज फायर, ठीक है। हेतु, बिकॉज द हिल हैज स्मोक। आपने कैसे बोला कि पहाड़ी पर आग है? क्योंकि हमें धुआं दिखा। अब उदाहरण, वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जैसे किचन में, ठीक है, जहां धुआं होता है वहां आग लगती लगती है। उपन्याय, the hill has smoke which is invariably connected to fire, एक यूनिवर्सल रिलेशन है ना कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी ही होगी। दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सो दिस इज उपन्याय। देन निगमन, therefore the hill has fire, इसलिए हमने कंक्लूड किया कि पहाड़ी पर आग लगी होगी। तो ये एक लॉजिकल फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब हमें पता है द हिल हैज फायर, बट कैसे पता है? ये उसके स्टेप्स हैं। अब देखिए द क्वेश्चन सेज, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। न्याय syllogism has 3 propositions. Statement 2 says Aristotelian syllogism has 5 propositions. मैंने अभी आपको बताया था न्याय syllogism में
5 प्रोपोजिशंस होते हैं फूड, और एरिस्टोटल में 3 होती हैं, मिडल, मेजर एंड माइनर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, हमारी इनकरेक्ट हो जाएंगी, दोनों उल्टी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्फरेंस। मैंने भी आपको बताया था फोन, बस आपको ये याद रखना है जो पहला यू है ना वो उदाहरण है, वो एग्जाम्पल है, और जो दूसरा वाला यू है वो उपन्याय है। सो इट विल स्टार्ट विद प्रतिजना, सी से स्टार्ट होगा तो हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको एलिमिनेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। पहला था हमारा प्रतिजना, फिर आता है हेतु, हेतु बी ऑप्शन। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्याय which of the following steps of inference corresponds to उपन्याय। अब देखो, the hill has fire, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था the hill has fire, ये क्या, ये हमारा प्रतिजना है। because it has smoke, ये हमारा हेतु है। because wherever whatever has smoke has fire, जैसे oven, ये हमारा क्या है, उदाहरण या एग्जाम्पल। so the hill has smoke which is invariably associated with fire, this is उपन्याय। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ अनुमान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। काइंड्स ऑफ अनुमान, हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस है जिसके बेसिस पर हम अनुमान को कैटेगराइज करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशन, हमारे पास आता है पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्यतः दृष्टा। बेस्ड ऑन द पर्पस, स्वार्थ एंड प्रार्थ अनुमान। बेस्ड ऑन व्यक्ति, वी हैव केवल अन्वयी, केवल वेत्रकी, अन्वयी वेत्रकी। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ, ठीक है, हम लिखते हैं ना स्वार्थ, यार तू बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ का मतलब फॉर ओन सेल्फ, अपने लिए, फॉर ओन सेल्फ। सो इट इज डिफाइंड एज एन इन्फरेंस फॉर वंस ओन कन्विक्शन। जब हमें खुद को कुछ समझाना है, हम खुद को कुछ समझाने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थ अनुमान। A person who perceives a patch of smoke remembers that there is a universal relation between smoke and fire and finally infers that there is fire in the hill. अगर मुझे खुद को समझाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यही बोलूंगी ना कि हाँ आग और धुएं के बीच में एक कनेक्शन है कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी ही होगी, और मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है पहाड़ी पर आग लगी है। सो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और ये आपका PYQ रह चुका है। स्वार्थ अनुमान हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब मैं आपको एक चीज इसमें बताती हूँ, ये चलो पहले मैं आपको प्रार्थ अनुमान पढ़ाती हूँ उसके बाद बताती हूँ। अब आता है प्रार्थ अनुमान। प्रार्थ क्या होता है, स्वार्थ क्या हो गया, अपने लिए, प्रार्थ क्या हो गया, दूसरों के लिए। जब आप दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, आप दूसरों को कुछ समझाना चाहते हैं। सो व्हेन एन इन्फरेंस इज डन इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर्स, आप दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं। This inference is done when someone, after inferring for himself from smoke, expresses it in 5-membered syllogism and it is a logical process, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोनों चीजें कि जो हमारा स्वार्थ अनुमान है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रार्थ अनुमान है वो लॉजिकल प्रोसेस है। अब देखिए हमारे पास ये 5 स्टेप्स होते हैं सिलॉजिज्म के, एज पर न्याय स्कूल, PHUUN, ठीक है। जो स्वार्थ अनुमान होता है ना, उसके लिए या तो आप पहले 3 या फिर लास्ट के 3 स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो आपने खुद को कन्विंस करना है, ठीक है। तो खुद को कन्विंस करने के लिए इधर यू यूज either first 3 statements or last 3 statements are used। लेकिन जब हमें प्रार्थ, हमें दूसरों को कन्विंस करना है, ठीक है, when we need to convince others,
हम वी यूज ऑल द 5 स्टेटमेंट्स। ये आप याद रखेंगे, अगर आपने कहीं नहीं लिखा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तभी इसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस बोला है और इसको लॉजिकल बोला है। इट फॉलोज अ लॉजिक, इट फॉलोज अ सीक्वेंस, कि दूसरों को कन्विंस करने के लिए हमें 5 के 5 सिलॉजिज्म्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन जब हमें खुद को कन्विंस करना है, खुद को कुछ समझाना है, तो हम या तो पहले 3 या तो आखिरी के 3 जो सिलॉजिज्म है या जो स्टेटमेंट्स है, हम उनको यूज करते हैं। अब देखिए, in classical Indian philosophy, Swarth and Prarth Anuman are kinds of which of the following प्रमाण। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अनुमान का टाइप है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अब देख लो, स्वार्थ और प्रार्थ, स्वार्थ हो गया अपने लिए, प्रार्थ हो गया दूसरों के। अब आता है हमारे पास पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्यतः दृष्टा। पूर्वावत, पूर्व यानी आप एक इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक अनपरसीव्ड इफेक्ट को देख रहे हैं या इन्फर कर रहे हैं फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। जैसे आपको काले बादल दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि बारिश आने वाली है। तो कॉज क्या है, दिस इज द कॉज जो आपको दिख रहा है, और इफेक्ट क्या है, बारिश। ठीक है, ये परसीव्ड कॉज है। परसीव्ड का मतलब जो दिख रहा है, परसीव, परसेप्शन। ठीक है, एंड दिस इज एन अनपरसीव्ड इफेक्ट। अभी आपको दिख नहीं रही है बारिश, बट आपने पहले ही सोच लिया कि काले बादल हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है। दिस इज पूर्वावत, पूर्व। देन वी हैव शेषावत। शेष, शेष का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रेजिड्यू, जो बच जाता है, बचा कुचा, है ना। अगर आपको रोड गीली दिख रही है या फिर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं कि शायद बारिश हुई होगी। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द परसीव्ड इफेक्ट, जो आपको दिख रहा है। या तो आपको रोड गीली दिख रही है या फिर आपको गड्ढे दिख रहे हैं पानी से भरे हुए। और अनपरसीव्ड, अनपरसीव्ड कॉज क्या है हमारा, कि शायद बारिश हुई होगी। सो दिस इज शेषावत। सामान्य दृष्टा क्या होता है, कि जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे जो मून है, जो चांद है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना कि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा। तो ये क्या हो गया, सामान्य तो दृष्टा, दैट इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फरेंस इज यूज्ड व्हेन वन एनफोर्स रेनफॉल ऑन द हिल्स फ्रॉम फ्लड्स। मतलब आपको फ्लड्स दिख रहे हैं, आपको फ्लड दिख रहा है, आपको हर जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो आपने इन्फर क्या किया कि शायद बारिश हुई होगी। सो दिस इज पूर्वावत सॉरी दिस इज शेषावत अनुमान। ठीक है, दिस इज शेषावत अनुमान, क्योंकि आपने क्या इन्फर किया है, रेनफॉल फ्रॉम द फ्लड्स। तो आपको फ्लड्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको शेष दिख रहा है। द मिडल टर्म of the inference is related to major term neither as a cause nor an effect but they are uniformly related to each other। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जहां पे यूनिफॉर्म रिलेटेड, यूनिफॉर्मली रिलेटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्म एग्जिस्टेंस है। ये देखिए यूनिफॉर्म एग्जिस्टेंस है, यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो पूर्वावत और शेषावत में कॉज इफेक्ट की बात हुई थी, लेकिन सामान्य तो दृष्टा में ना कॉज की बात हो रही है ना इफेक्ट की बात हो रही है। सो इट इज सामान्य तो दृष्टा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल टर्म इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म as its cause and is antecedent to it. We pass from the knowledge of the antecedent cause to that of the effect। इन्होंने क्या बोला कि हम कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा पूर्वावत अनुमान। आपको सिर्फ वर्डिंग से समझनी है। अगर आपको
बेसिक समझ आ गया ना, पूर्वावत क्या होता है, शिशावत क्या होता है, ठीक है, स्वार्थ क्या होता है, प्रार्थ क्या होता है, तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। चाहे कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन घुमा फिरा के लैंग्वेज की दी होगी ना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन व्यक्ति, व्यक्ति मैंने अभी आपको बताया क्या है, एक इनवेरिएबल अनकंडीशनल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन द मिडिल एंड द मेजर टर्म, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं अनुमान की, केवल अन्वयी, केवल वेत्रिकी, अन्वयी वेत्रिकी, ठीक है। अब देखते हैं केवल अन्वयी। केवल का मतलब क्या होता है, ओनली, सिर्फ, ठीक है। और अन्वयी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। So it is based on a middle term that is only positively related to the major term. ऐसी middle term जो major term से positively related है। देखो जैसे all knowable objects are nameable. The pot is a knowable object, therefore the pot is nameable. ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है नहीं, जितनी भी स्टेटमेंट्स है सब पॉजिटिव इन नेचर है। सो दिस इज केवल्य अन्वयी, दैट इज ओनली पॉजिटिव। अब अगर बात करते हैं केवल्य वेत्रिकी, केवल्य का मतलब क्या होता है, ओनली, वेत्रिकी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आपको याद करने में मुश्किल होता है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, तो मैंने कैसे याद किया था, हम जैसे बोलते हैं ना तेरी तो है ना, सो तेरी, तेरी मतलब कि हम किसी को ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं, तेरी बताओ मैं तुझे अभी, है ना, तो तेरी मीन्स नेगेटिव, मैंने ऐसे याद रखा था। सो where there is no soul there is no life, this living body has life, this living body is not without soul, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे नो, नॉट, आपको नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, केवल वेत्रिकी, इट इज टॉकिंग ओनली नेगेटिव, यानी वेयर एवर देयर इज एब्सेंस ऑफ साध्य देयर इज एब्सेंस ऑफ हेतु, यानी कोई अगर सोल नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो दिस इज ओनली नेगेटिव। फिर आते हैं अन्वयी व्यतिरिकी। अब देखो मैंने क्या बोला था, अन्वयी, अन्वयी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, व्यतिरिकी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो जहां पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज अन्वयी व्यतिरिकी, यानी इट इज बेस्ड ऑन अ मिडल टर्म विच इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। अब देखो अन्वयी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, व्यतिरिकी मैंने आपको बताया था नेगेटिव। अब देखो जहां धुआं है वहां आग है ना, जहां धुआं है, ये धुआं दिख रहा है आपको, तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी ही होगी, पर जहां धुआं नहीं है वहां आग भी तो नहीं है। आप देखिए वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, बट यहाँ पे क्या है, वेयर वेयर एवर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर। क्या लेक में आपको कभी आग दिखती है, या लेक में आपको धुआं दिखता है, नहीं दिखता, यानी ये एब्सेंट है। जहां जहां मिडिल टर्म एब्सेंट है वहां मेजर टर्म भी एब्सेंट है, जहां मिडिल टर्म प्रेजेंट है वहां मेजर टर्म भी प्रेजेंट है। सो दिस इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी अन्वयी व्यतिरिकी। फिर आता है हमारे पास व्यक्ति। व्यक्ति क्या है, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस मैंने बताया, ठीक है, इनवेरिएबल होता है और एक नेसेसरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द हेतु एंड साध्य, ठीक है, यानी बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। तो साध्य क्या है हमारा, मेजर टर्म जो कि है फायर, हेतु क्या है हमारा, मिडिल टर्म जो कि है स्मोक, और पक्षा क्या है हमारा, माइनर टर्म जो कि है हिल। सो स्मोक इज ऑलवेज accompanied by fire, there is smoke on the distant hill, the hill must have fire too। अब जो व्यक्ति होती है हमारी वो दो तरीके की होती है, सम व्यक्ति, विषम व्यक्ति, या फिर इसको असम व्यक्ति भी बोलते हैं। सम का मतलब क्या है, इक्वल एक्सटेंशन, सम व्यक्ति मीन्स इक्वल एक्सटेंशन, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन नेमेबल एंड नोएबल। अब देखो एवरीथिंग दैट इज नेमेबल इज ऑल्सो नोएबल, अगर हम इसको उल्टा कर दें, एवरीथिंग दैट इज नोएबल इज ऑल्सो नेमेबल, यानी जो कोई भी चीज
अगर नाम देने योग्य है तो वो जानने के योग्य भी है, और जो चीज जानने योग्य है वो नाम देने के योग्य है। पेन, पेपर, बॉटल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, माइक, किसी की भी आप बात कर लीजिए, तो जो चीज जानने योग्य है वो नाम देने भी योग्य है, और जो चीज नाम देने योग्य है वो जानने योग्य है। ठीक है, देयर इज इक्वल एक्सटेंशन एंड हेंस इट इज नोन एज समव्याप्ति। दूसरा आता है हमारा असमव्याप्ति, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, विषमव्याप्ति, मतलब अनइक्वल एक्सटेंशन। अनइक्वल एक्सटेंशन, अब देखो, wherever there is smoke there is fire, जहां जहां धुआं होगा, ठीक है, आपको जहां जहां धुआं दिखेगा वहां वहां आग होगी ही होगी। ठीक है, जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगी ही होगी। बट क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि wherever there is fire there is smoke? जरूरी नहीं है। जैसे कि हॉट आयरन बॉल, गर्म होता है, आग होती है, बट उसमें से धुआं नहीं निकलता। ठीक है, अवन गर्म होता है, बट क्या उसमें से आग निकलती है? नहीं निकलती है। यानी उसका, अगर हम इसको उल्टा कर दें कि wherever there is fire there is smoke, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ बिग नो। इसीलिए ये असम व्यक्ति है, दैट इज अनइक्वल एक्सटेंशन। बट ये विषम, बट ये सम व्यक्ति क्यों था? क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोएबल को इंटरचेंज कर दे नेमेबल के साथ, मीनिंग सेम रहता था। ठीक है, सो दिस इज सम व्यक्ति, दिस इज असम व्यक्ति और विषम व्यक्ति। अब देखो, आपने, मैम आप तब से बोल रहे हो कि मिडल और मेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन मिडल और माइनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पक्षधर्माता। और जो नॉलेज होती है पक्षधर्माता की, इट इज क्वालिफाइड बाय व्यक्ति एंड इट इज नोन एज परामर्श। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो पक्षधर्माता का मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन द माइनर टर्म, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड हिल। हम तब से रिलेशनशिप बिटवीन स्मोक एंड फायर, स्मोक एंड फायर, लेकिन जो आग और पहाड़, स्मोक और फायर, धुएं और पहाड़ी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पक्षधर्माता। अब देखिए क्वेश्चन, उपन्याय, परामर्श, व्यक्ति, पक्षधर्माता। ठीक है, द नॉलेज ऑफ पक्षधर्माता एज क्वालिफाइड बाय व्यक्ति। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, द नॉलेज ऑफ पक्षधर्माता इज क्वालिफाइड बाय व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं? परामर्श। दिस इज परामर्श। सो बी का क्या आ गया? 1। नाउ द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ मिडल एंड मेजर टर्म, व्यक्ति। ठीक है, सी का क्या आ गया? 4th। द इनवेरिएबल रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ मिडल एंड माइनर, मिडल और माइनर मैंने भी आपको बताया था क्या है? पक्षधर्माता। डी का क्या आ गया? 2, और ए का क्या आ गया? 3। सो ये से आपको सॉल्व करना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट उपमान। उपमान क्या है? कंपैरिजन, जब आप कंपेयर कर रहे हैं। सो द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालॉजी, जैसे लाइक, सेम एज, सिमिलर टू। तो ये सब टर्म्स क्या किसके लिए यूज होती हैं? ये सब टर्म्स कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं। जैसे यू हैव नेवर सीन अ वाइल्ड काउ, आपने गवाया पहले नहीं देखी थी, वाइल्ड काउ नहीं देखी थी। सो अ फ्रेंड टेल्स यू इट लुक्स लाइक अ रेगुलर काउ, ये एक रेगुलर काउ की तरह दिखती है, बट विद लॉन्गर हॉर्न्स, जो उसके सींग होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं। तो जब भी आप एक लार्ज एनिमल देखोगे, ठीक है, फॉरेस्ट में, जो रिजेंबल करेगा काउ को विद लॉन्ग हॉर्न्स, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि वो ग्वाया है। सो दिस इज उपमान। फिर आता है शब्द। शब्द मीन्स वोकल टेस्टिमोनी, so it refers to the knowledge obtained through the words or the statements of reliable sources,
रिलायबल सोर्सेज मतलब जैसे कोई अथॉरिटेटिव फिगर, कोई एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, आपके पेरेंट्स हो गए, या कोई ऐसा पर्सन, आइडियलिस्टिक पर्सन, ठीक है, जिसकी जो उस क्या बोलते हैं डोमेन का, या उसके पास उस एरिया की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो क्या होता है हमारा अथॉरिटेटिव फिगर, या फिर वो हमारा एक रिलायबल सोर्स बन जाता है. सो अनलाइक परसेप्शन, the Shabda acknowledges that much of our knowledge comes from others. So Shabda primarily deals with knowledge conveyed through language, whether spoken or written. The words themselves are the medium of knowledge transfer. ये आता है हमारा शब्द प्रमाण. फिर आता है हमारा अर्थपति. अर्थपति का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेशन. ठीक है, अर्थपति का मतलब क्या हो गया? पोस्टुलेशन. So it refers to the knowledge gained by postulating or presuming a fact. हम एक fact को presume कर रहे हैं. अब जैसे देवदत्त is fat, देवदत्त does not eat during the day, तो हमने presume क्या किया कि वो रात को खाता होगा. ठीक है, वो है मोटा है, ठीक है, वो वेट गेन कर रहा है, लेकिन वो दिन में नहीं खा रहा, तो हमने क्या प्रिज्यूम कर लिया कि वो रात को खाता होगा. दिस इज अर्थपति. अब एक और एग्जांपल देखिए. ये एक ऐसे सुनसान सा जगह है, बंजर जमीन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी का घर है, और उनका जो घर है ना वो बहुत, उसका जो गार्डन है इट इज लाइक लस्टी ग्रीन. ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हरा भरा है. तो आप क्या बोलेंगे कि the garden is being watered regularly even if no one sees doing it. ठीक है, आपने कभी देखा नहीं है कि गार्डन में पानी कोई डाल रहा है, लेकिन आप तब भी क्या बोलेंगे कि पौधों को तो पानी मिल रहा है. तभी आगे पीछे देखो बंजर जमीन है, लेकिन जो इनका गार्डन है वो कितना हरा भरा है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं. सो दिस इज अर्थपति, कि आप प्रिज्यूम कर लेते हैं. फिर आता है अनुपलब्धि. अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन एप्रीहेंशन, यानी जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है. जैसे आप लाइब्रेरी में गए, लेट्स से आपको हिंदी की बुक लेनी थी. ठीक है, आपको हिंदी लिटरेचर की कोई बुक लेनी थी. आप लाइब्रेरी में गए, आपने पूरी लाइब्रेरी छान मारी, ठीक है, हर एक शेल्फ चेक किया, हर एक बुक चेक की, बट आप लेट्स से एबीसी हिंदी की बुक लेने गए थे, ठीक है, बाय एबीसी ऑथर, वो आपको नहीं मिली. तो आपने क्या उससे समझा, मतलब आपको क्या नॉलेज मिली कि जो एबीसी बुक है वो वहां पे लाइब्रेरी में नहीं है. ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती. बुक एग्जिस्ट करती है, बट आपने जहां एक्सपेक्ट किया था आपको वो वहां पे नहीं मिली, तो इसीलिए दिस इज नॉन एप्रीहेंशन. अब देखिए, according to the classical Indian school of logic, which of the following instruments of knowledge is defined as the knowledge of the relation between a word and its denotation, and is produced the knowledge of resemblance or similarity. तो similarity जहां पे होगी वो क्या होगी हमारी उपमान या comparison. A university student is never seen to be writing or reading during the day. ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको कभी नहीं देखा लिखते पढ़ते हुए, ठीक है, बट शी ऑलवेज सबमिट्स हर असाइनमेंट ऑन टाइम, बट वो अपनी असाइनमेंट हमेशा टाइम पे सबमिट करती है. Therefore, one can conclude that she must be studying and writing during the night. उसको दिन में कभी किसी ने नहीं देखा पढ़ते हुए या लिखते हुए, तो सबने क्या प्रिज्यूम किया कि वो रात को पढ़ती होगी. So this is an example of अर्थपति. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू न्याय, नॉलेज दैट इज नॉट डिराइव्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ अदर नॉलेज, मतलब आप किसी और नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं नॉलेज डिराइव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं. देखो, अनुमान में भी हम किसी दूसरी चीज से इन्फर करते हैं, शब्द में भी हम किसी और के ऊपर रिलाई करते हैं, अनुपलब्धि में भी हम किसी चीज के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो अभाव है, ठीक है, उस चीज का अभाव है तभी हमने इन्फर किया. लेकिन प्रत्यक्ष एक ऐसा प्रमाण होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, जो हम देख रहे हैं, हम देखते किससे, अपनी आंखों से ही देखते हैं. सो next question, which of the following sources of knowledge according to classical Indian school of logic is defined as a statement of a trustworthy person and consists of understanding its meaning? So it is shabd
प्रमाण। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, बहुत बेसिक है, बट अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई या आप कंफ्यूज हो गए तो या तो आपके मार्क्स जाएंगे या फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और बहुत बच्चे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। बट इंडियन लॉजिक बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। Now, if a jar is temporarily removed from its locus, the non-existence of the jar on the floor is, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कोई जार था, ठीक है, अब हमने वो जार टेम्पररली हटा दिया है, थोड़े टाइम के लिए हटा दिया है, तो उसका जो नॉन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उस फ्लोर पे उस जार का जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, वो एक अभाव, एक नॉन कॉग्निशन हमें इंडिकेट कर रहा है, विच इज अनुपलब्धि। जार एग्जिस्ट करता है बट जस्ट बिकॉज जहाँ पे वो रखा जाता था वो वहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उस चीज का भी वहां पे अभाव चल रहा है, दैट इज अनुपलब्धि, वो अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, अब आता है हमारे पास हेतु। ओके, सो हेतु क्या होता है हमारा, इज द मिडल टर्म। हेतु क्या है हमारी, मिडल टर्म है। हेतु के ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु जो उसको फुलफिल करने होते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है, वो फुलफिल करने होते हैं। अगर 5 में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक, एक भी कैरेक्टरिस्टिक वायलेट होता है, so it results in fallacy and this fallacy is known as हेत्वाभास। so हेत्वाभास मतलब हेतु का आभास, यानी जो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक भी वायलेट हो जाए तो इट रिजल्ट्स इन हेत्वाभास। अब देखो हेतु क्या है, एक लड़की है एज अ गर्ल जो उसको एक लाइफ पार्टनर चूज करना है शादी के लिए, ठीक है, और उसके पास एक लिस्ट है 5 क्वालिटीज की कि ये 5 चीजें मुझे उस लड़के में चाहिए। लेकिन अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक या एक भी रीजन इन 5 में से नहीं होगा तो वो रिश्ता कैंसिल कर देगी, ठीक है। सो इफ ऑल द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इट इज अ वैलिड हेतु, यानी परफेक्ट मैच है। लेकिन अगर एक भी मिसिंग है सो इट इज अ हेत्वाभास, एक फैलेसी हो जाएगी या फिर एक फॉल्स रीजनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा पक्षधर्माता। पक्षधर्माता का मतलब क्या है, द रीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट, जो हेतु है वो पक्ष में या सब्जेक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा आता है सपक्ष सत्व। सपक्ष का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी जो रीजन है इट शुड बी प्रेजेंट इन द सिमिलर केसेस, पॉजिटिव केसेस। फिर होता है विपक्ष। विपक्ष का मतलब क्या होता है, जो ऑपोजिशन होता है, सो द रीजन मस्ट बी एब्सेंट इन ऑपोजिट केसेस या नेगेटिव केसेस। फिर आता है असत प्रतिपक्ष। असत प्रतिपक्ष क्या होता है, देयर शुड बी नो इक्वली स्ट्रॉन्ग काउंटर रीजन अगेंस्ट द रीजन, ठीक है, दो रीजंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। फिर आता है अबधितत्व। अबधितत्व क्या बोलता है, द रीजन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एनी अदर सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब मैं आपको आगे ये समझाती हूँ। देखो पक्षधर्माता क्या बोलता है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। इट का मतलब क्या है यहाँ पे, हेतु। सो हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पक्षधर्माता। मैंने पीछे भी बोला था हेतु और माइनर टर्म के बीच का रिलेशन क्या होता है, पक्षधर्माता। सो स्मोक इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। सेकंड आता है सपक्ष सत्व। सपक्ष सत्व का मतलब क्या है कि हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस, यानी स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन किचन वेयर फायर एग्जिस्ट। फिर आता है हमारा विपक्ष सत्व। विपक्ष सत्व का मतलब दैट इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेक में, है ना, जब हमने अन्वयी व्यतिरेकी किया था कि किचन में अगर जहां पे धुआं है
वहां पे आग होगी होगी, जहां धुआं नहीं है वहां आग भी नहीं है, जैसे लेक में। फोर्थ आता है हमारा अबधिता। अबधिता का मतलब नॉन इनकम्पैटिबल विद द माइनर टर्म और द मिडिल टर्म शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस, यानी हेतु मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर। क्या फायर कूल होती है? नहीं, फायर हॉट होती है। तो जो हेतु है, हेतु विल नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर। फिर आता है अविरुद्ध। अविरुद्ध का मतलब क्या है? इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटर एक्टिंग रीजंस, यानी द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉज्ड शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द इटर्निटी ऑफ साउंड। अब देखो, हमारे पास जो हेत्वाभास होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, ठीक है? हमारे पास 5 हेत्वाभास होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सव्यभिकारा, देन वी हैव असिद्ध, फिर आता है हमारे पास बधिता, फिर आता है हमारे पास सत प्रतिपक्ष, और फिफ्थ आता है हमारे पास विरुद्ध। ठीक है, अब देखो, सव्यभिकारा का मतलब क्या होता है? इरेगुलर मिडल। विरुद्ध का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सत प्रतिपक्ष इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड, विरुद्ध इज कॉन्ट्राडिक्टेड, सत प्रतिपक्ष इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन सत प्रतिपक्ष। देन असिद्ध, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, अनप्रूव्ड मिडल, एंड बधिता इज नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। अब देखो, सबसे पहला आता है हमारा सव्यभिकारा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर मिडल टर्म। सव्यभिकारा हमारे 3 तरीके के होते हैं, इसके आगे 3 क्लासिफिकेशन होती है। द वेरी फर्स्ट इज साधारण, देन इज असाधारण, एंड थर्ड इज अनुपसंहारी। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कलर से करती हूँ। वेरी फर्स्ट इज साधारण, सेकेंड इज असाधारण, एंड द थर्ड वन इज अनुपसंहारी। अब साधारण, साधारण का मतलब क्या होता है? आम, है ना? साधारण का मतलब क्या होता है? आम। ऑर्डिनरी पीपल, दे आर टू मेनी नंबर्स। ठीक है, जो आदमी ऑर्डिनरी, एक लेमैन जो इंसान होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में, आप ऐसे याद रखेंगे। तो जहाँ पे जो मिडिल टर्म है ना, इट इज टू वाइड, यानी वो, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज नोएबल। जानने योग्य सब कुछ है ना, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब जानने योग्य है। तो यानी जो हमारा मिडिल टर्म है, बिकॉज इट इज नोएबल, तो हमारा मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? नोएबल। और वो क्या है? बहुत वाइड है, इसलिए क्या हो गया? साधारण, फैलेसी हो गई। ठीक है, फिर आता है असाधारण। असाधारण मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रॉर्डनरी। जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सो टू नैरो। जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। जो साउंड है वो सिर्फ ऑडिबल होती है। ठीक है, ऑडिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ओनली। ऑडिबिलिटी और किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, पेन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, घड़ी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो ऑडिबिलिटी इज रिलेटेड टू ओनली साउंड। तो यह क्या हो गया हमारा? असाधारण। फिर होता है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी क्या है? एग्जाम्पल देखिए, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। अनुपसंहारी में क्या होता है? जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है? वाइड होता है। ठीक है, और जो हमारा माइनर टर्म होता है ऑल, वो क्या होता है? इन 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 एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इट इज इंक्लूसिव, नॉट इन एक्सक्लूसिव, सॉरी, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। मतलब हर एक चीज, ऑल थिंग्स, ऑल जितनी भी चीजें हैं सब जानने योग्य है। सो दिस इज अनुपसंहारी। ठीक है, इंक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव। फिर आता है हमारे पास असिद्ध। असिद्ध का मतलब क्या होता है? अनप्रूव्ड, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसमें भी हमारे फिर आगे 3 क्लासिफिकेशंस आती हैं। द वेरी फर्स्ट इज आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, एंड व्याप्तव्य सिद्ध। आश्रय सिद्ध का मतलब क्या है? देखो, द स्काई लोटस इज फ्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। क्या स्काई लोटस जैसी कोई चीज है? नील कमल
कोई ऐसा फ्लावर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। गोल्डन माउंटेन, क्या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। सो आपका जो माइनर टर्म है वो जिसके ऊपर आश्रय ले रहा है या जिससे वो सपोर्ट ले रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दिस इज आश्रय असित। फिर आता है स्वरूप असित। स्वरूप असित का मतलब जो मिडिल टर्म है, इट इज अनरियल इन नेचर। जैसे साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। क्या जो साउंड है वो विजिबल होती है? मैंने भी आपको पीछे बताया था, साउंड इज ऑडिबल, विजिबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट एंड नॉट साउंड। तो स्वरूप ही बदल गया। देन इज व्याप्तव्य सिद्ध। व्याप्तव्य सिद्ध मतलब कंडीशनल व्याप्ति, यानी यूनिवर्सल रिलेशन इज कंडीशनल। जैसे द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर। ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आ गया। ये क्या है? व्याप्तव्य सिद्ध है, ये हर जगह एग्जिस्ट करता ही करता है। सो दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ असिद्ध हेत्वाभास। नेक्स्ट वी हैव इज बधिता। बधिता का मतलब होता है नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग। जैसे फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। क्या फायर कोल्ड होती है? आपने कभी छू के देखा है? आप एक बार छुएंगे आपका हाथ जल जाएगा और आपकी कभी दोबारा हिम्मत भी नहीं पड़ेगी आग को छूने की। तो ये क्या है? नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग है, यानी आपने बिना छुए आपको दूर से ही पता लग गया कि आग गर्म होती है। दिस इज बधिता। फिर आता है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। इटर्नल का मतलब क्या होता है? नश्वर। तो जो चीज नश्वर है, ठीक है, क्या वो प्रोड्यूस की जा सकती है? नश्वर का मतलब, सॉरी, नश्वर नहीं, सॉरी, शाश्वत। शाश्वत, ठीक है। शाश्वत का मतलब क्या है? जिसका ना कोई ओरिजिन है, जिसका ना कोई अंत है, जिसका जो ना कभी जन्म, जिसका ना कभी जन्म हुआ है, जिसका ना कभी मृत्यु होगी। तो जो चीज शाश्वत है, क्या वो चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, ठीक है, अगर हमने उसको प्रोड्यूस किया है तो वो खत्म होगी ही होगी। इवन जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी डिक्लाइन स्टेज पे जाते ही जाते हैं। तो ये क्या है? दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो चीज इटर्नल होगी वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो दिस इज विरुद्ध हेत्वाभास। फिर आता है हमारे पास सत प्रतिपक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकरण समा। ठीक है, सत प्रतिपक्ष इज ऑल्सो नोन एज प्रकरण समा। अब देखो, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल एंड साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। आप देख रहे हैं, एक जगह वो साउंड को इटर्नल बोल रहा है और एक जगह वो साउंड को नॉन इटर्नल बोल रहा है। तो ये दोनों क्या है? काउंटर बैलेंस। तो ये क्या आता है हमारा? सत प्रतिपक्ष, यानी दिस फैलेसी हैपेंस व्हेन हेतु, यानी जो हमारा रीजन है given to support an inference is countered by another equally strong reason that supports the opposite conclusion. तो ये क्या आता है हमारा? सत प्रतिपक्ष, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकरण समा। मतलब आपको समझ नहीं आता, आपका जो माइंड है ना, माइंड इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, कि वो कभी इधर जा रहा है आपका माइंड, कभी इधर जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। अब अगर मैं बात करती हूँ समरी की, ठीक है, हेत्वाभास की, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा सव्यभिकारा। उसमें हमने तीन पढ़े थे, साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी। फिर हमने दूसरा पढ़ा असिद्ध फैलेसी। इसमें हमने क्या पढ़ा? पहले आश्रय सिद्ध, स्वरूप असिद्ध, आपको भी ऐसे फटाफट फटाफट आना चाहिए। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? व्याप्तव्य सिद्ध, व्याप्तव्य असिद्ध। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? बधिता। फोर्थ हमने पढ़ा विरुद्धा। और फिफ्थ हमने पढ़ा सत प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ये हमारे 5 हेत्वाभास होते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द फैलेसी ऑफ सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष मैंने अभी आपको बताया था, अ फैलेसी where one inference is contradicted by another inference. So this is सत प्रतिपक्ष। ठीक है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इस तरफ जाना है कि आपने इस तरफ जाना है, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। Next question, which of the following arguments is fallacious because the major term is all pervasive and the middle term is all inclusive। मैंने भी आपको सबसे पहला बताया था अनुपसंहारी में, ठीक है, all या everything, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एवरीथिंग इज नेमेबल बिकॉज इट इज नोएबल। अब देखो, जो हमारा मेजर टर्म है वो परवेजिव है, ठीक है, और जो हमारा मिडिल टर्म है वो ऑल इंक्लूसिव है। मिडिल टर्म क्या है हमारे, नोएबल, हर एक चीज जानने योग्य है। एवरीथिंग इज नोएबल, तो ये क्या आ गया हमारा अनुपसंहारी। According to classical Indian school of logic, which fallacy is committed? Anything that is thinkable is nameable because it is thinkable। देखिए, ये हमारे असाधारण फैलेसी है। देखो, यहाँ पर जो थिंकेबल है ये हमारा मेजर टर्म है, और यहाँ पे जो थिंकेबल है वो हमारा मिडिल टर्म है ना, यानी ये हमारा हेतु है और ये क्या है हमारा साध्य है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में जो आपका हेतु है और जो साध्य है वो सेम टर्म्स होंगी, सो इट विल बी एन असाधारण fallacy। So this leads to a fallacy where the reason applies only to subject and not to any similar case। तो इसलिए क्या है ये असाधारण fallacy। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिद्ध, बद्धिता, विरुद्ध, सव्यभिकारा। अब देखो, सव्यभिकारा मैंने आपको बताया था, एक असिद्ध क्या हो गया, जो अनप्रूवन है। एक सेकेंड, ठीक है, सव्यभिकारा इररिलेवेंट या इरेगुलर, डी का 1 दोनों में है, ठीक है। बद्धिता, बद्धिता क्या है हमारी, कॉन्ट्ररी, और विरुद्ध क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। विरुद्ध हमेशा ऑपोजिट, ठीक है। सो सी का 4th, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी इज कमिटेड व्हेन द मिडिल टर्म इज टू वाइड। मैंने भी आपको बताया था जब मिडिल टर्म बहुत ज्यादा है, टू वाइड है, आम आम लोग बहुत ज्यादा है ना, तो दैट इज साधारण फैलेसी। देखिए, उपन्याय, परामर्श, व्यक्ति, पक्षधर्माता। पक्षधर्माता मैंने भी आपको बताया था किसके बीच में होता है, मिडल और माइनर टर्म के बीच में। सो डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, दो स्टेटमेंट्स कैंसिल हो गए, ठीक है। परामर्श मैंने भी आपको बताया था, द नॉलेज ऑफ पक्षधर्माता, बी का 1। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब assertion reason, in Indian logic a material fallacy is called हेत्वाभास। in a fallacious inference the middle term appears to be valid reason but it is not a valid reason। so क्या हेत्वाभास मटेरियल फैलेसी होती है? यस, हेत्वाभास हमारी मटेरियल फॉर्मल फैलेसी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो मिडिल टर्म है इट अपीयर्स टू बी वैलिड बट वो वैलिड होता नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए, द स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट हैज लोटसनेस लाइक अ नेचुरल लोटस। मैंने भी आपको बताया था ये क्या है, असिद्ध। अब यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्टली असिद्ध दे दिया था, बट क्या पता वो असिद्ध के साथ नीचे असिद्ध ना देके वो आश्रय सिद्ध दे देते, ठीक है, सत प्रतिपक्ष। तो आप कंफ्यूज मत होना। सो स्काई लोटस वाला क्या है, आश्रय असिद्ध। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड कमिट्स द फैलेसी ऑफ विरुद्ध, क्योंकि जो चीज इटर्नल होगी इट वोंट बी कॉज्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी।
ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Now, which of the following is or are not true? The presence of middle term in the minor term is called Paksh-dharmata. The knowledge of Paksh-dharmata as qualified by Vyapti is called Upamiti. Indian logic does not separate deduction from induction. Paksha is the nature of the subject in an inference. The presence of middle and minor is Paksh-dharmata. Correct statement है. हमें not correct बताना है या not true बताना है. The knowledge of Paksh-dharmata as qualified by Vyapti is called Upamiti. No, मैंने अभी आपको बताया था it is called Paramarsh. Indian logic does not separate deduction from induction. Correct. Indian logic separate नहीं करता. जो हमारा Western logic होता है, so Western logic हमारा differentiate करता है between induction and deduction. ठीक है. So पक्ष is the nature of the subject. Yes. तो हमें not correct बताना था, तो only B. सिर्फ जो B है वो एक incorrect statement है, बाकी तीनों correct statements है. Again, assertion reason. As per classical Indian school of logic, all knowable objects are nameable. The pot is a nameable object, therefore pot is nameable is an invalid argument. No, it is a valid argument. ठीक है. ये हमने पीछे वो किया था ना, पीछे एक एग्जाम्पल भी किया था, ये केवल व्यतिरिक केवल अन्वयी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केवल अन्वयी. तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है. तो जब हमारा ए नॉट करेक्ट हो गया तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा. रीजन क्या बोल रहा है? इन द अबव आर्ग्यूमेंट मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म एग्री ओनली इन प्रेजेंस. ठीक है, हर चीज पॉजिटिव है. देयर बी नो नेगेटिव इंस्टेंस, कोई नेगेटिव इंस्टेंस नहीं था, तो ये करेक्ट या फिर वैलिड आर्ग्यूमेंट है. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? फॉर द न्याय, knowledge of abhav is acquired through anupalabdhi. The Nyay makes distinction between Laukik and Unlaukic Pratyaksh. Nyay reduces Arthapati to Anuman. The Nyay accepts the validity of Upaman as a Praman. हमें बताना है which of the following statements are true. For Nyay, knowledge of Abhav. देखिए, जो न्याय स्कूल है उसने 4 वैलिड सोर्सेस को 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को वैलिड माना है. पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड उपमान. These are the 4 valid sources of knowledge according to न्याय स्कूल. तो न्याय स्कूल ने अनुपलब्धि को इनवैलिड माना है. So which of the following statements are true? B, C, D. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो उसने अनुपलब्धि को इनवैलिड सोर्स ऑफ माना है, अनुपलब्धि को भी और अर्थपति को भी. बोथ आर इनवैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी. नाउ which of the following statements is fallacious because the middle term is present in both positive and negative instances and violates the rule that it should not be present in negative instance? ऐसी कौन सी चीज है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही होते हैं? द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल. जो नोएबल है, जो चीज जानने योग्य है, पॉजिटिव चीजें भी जानने योग्य है और नेगेटिव चीजें भी जानने योग्य है. सो इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. ठीक है, जो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है. इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. Now, as per the classical Indian school of logic, the argument that sound is quality because it is visible is fallacious. हाँ, क्योंकि visibility sound का characteristic नहीं है, ये fallacious statement है. correct. So the middle term of by its very nature, middle term क्या है? visible. It cannot be present in the minor term. बिल्कुल. जो visibility है, क्या वो sound में present होती है? नहीं होती है. हमारी audibility present होती है. तो हमारा both are correct and it is the correct explanation of A. So answer number 1 will be the correct answer. Now सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास is also known as, मैंने भी आपको बताया था सत प्रतिपक्ष को हम क्या बोलते हैं? प्रकरण सम.
अब आता है हमारे पास इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। हमारे पास स्कूल्स जो फिलोसफी के होते हैं दो तरीके के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स को हम क्या बोलते हैं, आस्तिक, और हेटेरोडॉक्स को क्या बोलते हैं, नास्तिक। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गॉड। ठीक है, हम बोलते हैं ना जो लोग नास्तिक होते हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, आस्तिक होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, नहीं। जो आस्तिक स्कूल थे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे, दे हैव एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उन्होंने वेदास को अथॉरिटेटिव माना था। लेकिन हेटेरोडॉक्स ने दे हैव नॉट एक्सेप्टेड वेदास एज अथॉरिटी, इसलिए हम इनको हेटेरोडॉक्स या नास्तिक स्कूल बोलते हैं। तो हमारे आस्तिक स्कूल कौन कौन से होते हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स कौन से हमारे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाक। अब देखिए, न्याय को क्या बोलते हैं, द स्कूल ऑफ लॉजिक। वैशेषिका इज द स्कूल ऑफ एटॉमिज्म। सांख्य इज द स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म। योग इज द स्कूल ऑफ क्लासिकल योगा। मीमांसा वैदिक एक्सेजिस। एंड वेदांता इज द स्कूल बेस्ड ऑन द एंड ऑफ द वेदास, वेद का अंत, वेदांत। चरवाक मेटीरियलिज्म। जैन जो स्कूल था, स्कूल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ महावीर। एंड बुद्धिज्म द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो ये हमारे 9 स्कूल्स होते हैं, 6 हमारे ऑर्थोडॉक्स हैं और 3 हमारे हेटेरोडॉक्स हैं। सो आई होप कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने बहुत क्रिस्प में, बहुत शॉर्ट में आपको एक बार मतलब होता है ना, वन शॉर्ट रिवीजन करवाया है हेत्वाभास का, ताकि हेत्वाभास का प्लस इंडियन लॉजिक जो बेसिक्स हैं, जो हमारे प्रमाण हो गए, तो ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। आपको कुछ भी डाउट होगा ना, छोटा से छोटा डाउट भी होगा, किसी क्वेश्चन में भी अगर डाउट होगा ना, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।